नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ इंडिया। अब पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें घटित हो रही हैं हमारे देश में, जिसको लेकर मैं भी थोड़ा नेगेटिव हो गया हूँ। काफ़ी चीज़ें मैं भी अपने फ़ेसबुक पर लिखता रहता हूँ। यूथ जब मैं लिखने लगा तो अष्टम जी जो हमारे पैनलिस्ट हैं आज के, उन्होंने मुझे बोला कि यूथ की आवाज़ पे भी लिखो, तुम इतना नेगेटिव लिख ही रहे हो तो। तो उसको सिलसिले में मैं अपने मेंटर से बात कर रहा था। मेंटर कम सीनियर है वो मेरी, तो मुझे काफ़ी जगह सजेस्ट करती रहती हैं, बताती रहती है, आप ये करिए, ये करिए। उनका नाम डॉक्टर गुंजन एम संजीव है, जिनका बाकायदा मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मुझे बोला कि प्रशांत, ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव भी ढूँढो। तो उसी सिलसिले में उन्होंने ही मुझे सजेस्ट करा, उन्होंने मुझे बोला कि आजकल के जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली इतने ज़्यादा हैं कि उनके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। जैसे कि छोटे बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बता रहे हैं या पेरेंट्स को बता रहे हैं कि आप ऐसे टेक्नोलॉजी, ये वाली डिजिटल ऐप यूज़ करिए, वो वाली ऐप यूज़ करिए। मेरा खुद का भांजा ही मुझे कई बार बता देता है कि आप ये वाली ऐप यूज़ करिए, वो वाली ऐप यूज़ करिए। वो फ़ोन चलाने में इतना तेज़ है, स्मार्ट हो रहे हैं बेसिकली वो। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मुझे एक कोट दी। उन्होंने कोट दी कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। जो कोट आप लोगों ने सुनी होगी, पर मैं थोड़ा डम हूँ तो मैंने नहीं सुनी। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने आज एक पैनल का गठन करा है। मैंने सोचा कि इसके ऊपर बातचीत की जाए, अपना ज्ञान बढ़ाया जाए, अपने दर्शकों का ज्ञान बढ़ाया जाए। तो उसमें उस कड़ी को जोड़ते हुए हमारे साथ आज 3 लोग जुड़े हैं। अष्टम नीलकंठ जी हैं, जो कि पहले हमारे साथ 2-3 सीरीज में जुड़ चुके हैं, जो कि 8 डायमेंशन के डायरेक्टर हैं। और टीना जी हैं, जो कि टीचर हैं, टीचर बनने से पहले वो मदर हैं। और प्रीति जी हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। तो हम तीनों से बारी बारी में बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो यही रहेगा कि बच्चों के लिए क्या टेक्नोलॉजी अच्छा है। इसको हम एक पॉजिटिव मोड में कोशिश करेंगे कि बातचीत अपनी रखें, पर अगर नेगेटिव पॉइंट भी निकल कर आएंगे तो उसके ऊपर भी बातचीत की जाएगी। तो पहला सवाल मेरा अष्टम जी से ही है। अष्टम जी स्किल एजुकेशन के ऊपर काफी ज्यादा काम करते हैं, बच्चों को स्किल एजुकेशन के बारे में पढ़ाते हैं। तो अष्टम जी, स्किल एजुकेशन जो है वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली कितना ज्यादा है, पहले तो मुझे ये बताइए, और आप इस पर कितना काम कर रहे हैं। सर, ये बहुत ही अलग तरीके से डिपेंड करता है कि आप किस स्किल की बात कर रहे हैं। कुछ जो आपके हार्डकोर स्किल्स हैं वो आपको बेहतर है कि आप मतलब फेस टू फेस सीख सकें। पर ये मेरा ये मानना है कि ये जो सिचुएशन हम लोग के साथ आया है कोरोना का, इसने हम लोगों को फ्यूचर के अंदर 5 साल आगे कर दिया है। मतलब कि मेरे कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि कराटे जैसी चीज जो होती है या फिर बास्केटबॉल जैसी चीज की भी ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं। वो शायद उनको ज्यादा बेहतर मालूम होगा वो किस तरीके से कर रहे हैं, पर वो लगातार कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंज तो हो रहा होगा, तभी इंसान उसमें लगा रहता है। तो आई मीन इस तरीके से चीजें डिपेंड करता है कि आप किस तरफ से किस स्किल की बात कर रहे हैं। कुछ स्किल्स हैं जो कि इम्पार्ट हो सकते हैं ऑनलाइन, कुछ स्किल्स थोड़े इम्पार्ट करने मुश्किल हैं, पर उसमें फिर आपको कुछ ना कुछ तरीका निकालना पड़ता है। जैसे कि एक मैंने शुरुआत में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म सुना था ऑनलाइन का कि ऑनलाइन शिक्षा जो है वो सिर्फ खाना पूर्ति है और इस तरीके से बहुत सारी चीजें। तो मेरा जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस, राइट। मतलब कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन को कंपेयर अगर कर ही रहे हैं तो वो अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके मॉड्यूल्स, उसके करिकुलम, उसकी पेडागोगी वो ऑफलाइन से अलग होगा, तभी वो कारगर रहेगी। वरना अगर आप वही मतलब वही चीज है कि अगर मैं हिंदुस्तान की तरह कार चला रहा हूँ और मैं इंग्लैंड में जाके या फिर यूएस में जाके भी चला रहा हूँ जहाँ पे जो रूल्स है बिल्कुल अलग है, तो फिर मेरा चालान होगा ही होगा, तो फिर मेरा एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो ये चीज है। तो मेरे को तो एक बहुत ही बड़ा आयाम दिखता है जो कि नया खुला है ऑनलाइन एजुकेशन के साथ, क्योंकि इस वक्त मेरी क्लासेस इस तरीके से भी चलती हैं कि मैं जो मद्रास में, जो कि मतलब चेन्नई के अंदर बच्चा बैठा हुआ है, जो कि देहरादून में बच्चा बैठा हुआ है, जो कि शायद कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाता, वो भी मुझसे कनेक्ट होके उस चीज का फायदा उठा पा रहा है। तो ये तो अपने आप में एक तरीके से सर, आपकी मतलब इट्स नॉट कंसल्टेंसी लेस देन का मैजिक। जो आपकी कंसल्टेंसी है, एट डायमेंशन कंसल्टेंसी, उसके आप बतौर जी। डायरेक्टर हैं। तो आप मुझे इस चीज के बारे में अच्छे से शायद बता सकते हैं कि जो डिजिटल मीडिया, जो कि आजकल बड़ा उभर कर आ रहा है, अलग अलग कोर्सेज हो रहे हैं डिजिटल मीडिया के ऊपर भी। तो इसमें आपको क्या लगता है कि डिजिटल मीडिया कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है बच्चों की टेक्नोलॉजी को एनहेंस करने में। डिजिटल मीडिया किस तरह का रोल अदा कर रहा है आपका? देखिए, ये जैसे कि डिजिटल मीडिया के अंदर आपके जितने सोशल भी जैसे मीडिया कि के बारे आपके में अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया अपने आप में बहुत ही अलग सा टर्म है। सोशल मीडिया, देखिए कोई भी चेंज अगर दुनिया में आता है ना तो वो चेंज होता है सिर्फ,
वो अच्छा या बुरा नहीं होता, वो कुछ लोगों के लिए जरूर अच्छा होता है, वो कुछ लोगों के लिए जरूर बुरा होता है। चेंज की एक अजीब बात है। तो सोशल मीडिया भी कहीं पर इजिप्ट के अंदर जो है वो मतलब क्रांति लेके आ गया, सोशल मीडिया ही था वो, वरना शायद जो इजिप्ट स्प्रिंग जिसकी हम लोग बात करते हैं वो शायद होता ही नहीं कभी, अगर फेसबुक नहीं रहता, इतने मतलब आग की तरह नहीं फैलता। और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों है बच्चों के लिए। और मतलब कि एक बेहतर चीज ये है कि कहीं से भी जो है वो बच्चा वो सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो सकता है। अगर बच्चे के अंदर टैलेंट है, आप सोशल मीडिया के थ्रू शोकेस कर सकते हैं, उसको एज अ स्टेज इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, और बाकी भी तरह की जो चीजें हैं। पर मतलब उसके कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है आपके रेगुलर जो चीजें हैं उससे। तो वही है कि जैसे पहले कहा जाता था कि खेल में और शिक्षा में एक बैलेंस होना चाहिए, तो फिर यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बैलेंस की जरूरत तो जरूर है। पर एक मतलब एक अच्छा आउटपुट दे सकता है कि जो आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज का जमाना ऐसा है कि जब तक आप बोलना सुनना नहीं जानते हैं, तब तक आप अगर आप चीज को जानते भी हैं तो भी वो उससे उसके मायने बहुत ज्यादा नहीं है। तो वो बोलने परखने के लिए, इन सब चीजों के लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा बून है। ठीक है टीना मैम, जैसा कि मैंने बताया कि आप टीचर होने से पहले मदर हैं, तो आपको क्या डेफिनेटली। लगता है कि जो बच्चे आपके हैं, आपका व्यक्तिगत उदाहरण ले लिया जाए, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को बताते हैं कि नहीं नहीं मम्मी ऐसे कर लीजिए, नहीं नहीं दादी ऐसे कर लीजिए, आप ये वाली ऐप यूज कर लीजिए। जैसे मेरा खुद का भांजा मेरी माँ को एक दिन सिखा रहा था कि नानी आपको जूम ऐप पर ऐसे क्लास लेनी चाहिए, आप गलत तरीके से क्लास ले रहे हो, एंड ही इज जस्ट 6 year old। तो आपको इसमें क्या कहना है? सर मैं एक व्यक्तिगत रूप से, अगर आपने मुझसे व्यक्तिगत एग्जाम्पल पूछा है तो उसका उदाहरण देना चाहूंगी। मेरी बेटी ने अपनी नानी के लिए ये जूम ऐप पर सत्संग ऑर्गेनाइज किया है, नानी और दादी के लिए। सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव मेड अ ग्रुप ऑफ द फ्रेंड्स, जो सत्संग का पूरा ग्रुप है, और वो उनको बताया है कि आप कैसे बाहर ना जाके भी और ये कर सकते हो कंटिन्यू अपना वट एवर इज योर रिचुअल, जो भी आप पाठ करते हैं या सत्संग करते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो they have played a very important crucial role in doing that, which is actually commendable। कि मतलब जो बड़े हैं घर के वो बहुत खुश है इस चीज से कि हाँ बच्चे हमें सिखा रहे हैं। अब क्या सिखा रहे हैं, that is a positive thing, that they are teaching something positive which is the demand of the hour। this is the actually the situation in this pandemic period। ये डिमांड है, ये समय का जो है डिमांड है कि ये हमें ऑनलाइन जो है ऑनलाइन वेज वी हैव टू अप्रूव विद दैट। That's it। प्रीति जी, मैं अष्टम जी ने भी कुछ अपना डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर भी बोला है, टीना मैम भी बोल रही थी कि बच्चे सत्संग भी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट आपको ऐसा क्या लगता है कि जो नई टेक्नोलॉजी है वो हमारे नए भारत के लिए कितनी अच्छी या कितनी बुरी है बच्चों के लिए? सी इसकी यूसेज पे बात है टेक्नोलॉजी की कि हम उसे कितनी कॉन्शियसली और कितनी अनकॉन्शियसली यूज करते हैं। तो जितने कॉन्शियस वे में इसको यूज किया जाएगा उसके हम पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन अगर इसे अनकॉन्शियसली बोलूं तो ये बच्चों के ऊपर ज्यादा फिट होता है वर्ड, या फिर मैं कहूँ जब बड़ों के ऊपर आती है तो वहां फिर चॉइस की बात आ जाती है कि उन्हें पता है किस तरह से इसको चैनलाइज किया जाए, किस तरह से उसको मैनेज किया जाए। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता, सो उस केस में हो सकता है अनकॉन्शियस यूजेज की वजह से उसके हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा। सो मैं चाहती हूँ कि कॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल पे हम उसको मेजर जरूर करें। मैम इस ऐसा कोई तरीका है प्रीति जी, मतलब जैसे बच्चों के ऊपर ध्यान रखा जाए कि वो क्या चीज मोबाइल में चेक कर रहे हैं या कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके की कुछ बातें, कुछ सावधानियां जो रखने की जरूरत है? बिल्कुल, क्योंकि यूजुअली पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि हम जब बच्चे को इंटरनेट यूज करने दे रहे हैं या टेक्नोलॉजी यूज करने दे रहे हैं तो वो लोग जो भी देख रहे हैं क्या वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, वो कितनी देर उसे यूज करें, इसका कोई एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है। लेकिन जो रिसर्चेस हैं उसके बेसिस पे ये देखने को मिलता है कि हम अपने बच्चे को 0 to 3 years की एज में हम उन्हें टेक्नोलॉजी से रूबरू करवा देते हैं। सो वो किस मूड से हो सकता है कि हम उन्हें राइम्स पोएम्स ये सब सिखाएं। लेकिन हाँ एक चीज ये हो सकती है कि जब हम मेजॉरिटी केसेस में देखें तो फैमिलीज में 98% फैमिलीज में इस वक्त एक डिवाइस जरूर है जिसकी वजह से इंटरेक्शन बन जाता है। मोबाइल के साथ में 1-to-1 बच्चा यूज करना सीख रहा है या फिर वो सिर्फ आइकन्स की बेसिस पे उनको यूज करना सीख रहा है। सो इसके अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें तो
मोबाइल के लिए पेरेंट्स ये चीज रख सकते हैं कि बच्चे के लिए क्या बेटर है, उसके लिए वो पहले खुद एक उस चैनल की स्टडी रख लें कि वो जो मैसेज दे रहा है वो कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है। प्लस सिक्योरिटी बेसिस पे वो चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी साइट्स यूज की जा रही है, कौन सी नहीं की जा रही है। बच्चा किस एनवायरनमेंट में बैठ के उस मोबाइल को या लैपटॉप को, कंप्यूटर को यूज कर रहा है। सो ऐसा ना हो कि वो सिर्फ अकेला इंटरेक्ट कर रहा है और पेरेंट्स का कोई ध्यान ही ना हो कि वो क्या साइट्स ओपन कर रहा है। सो आप रैंडम एकदम से अगर अचानक से जाओ तो पता चल जाएगा बच्चा क्या देख रहा था। उस थोड़ा सेफ्टी पर्पस के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आपको लगता है कोई गेम्स हैं जो नहीं ठीक है, तो लाइक ब्लू व्हेल के बहुत एग्जाम्पल आए थे। इस तरह के वायलेंट गेम्स के लिए अगर आप एकदम से अपने पेरेंटिंग एटीट्यूड को शो करते हो तो वहां पे रिजिडिटी आ जाती है बच्चे के एटीट्यूड में। एकदम से आप किस चीज को नहीं हटा सकते। सो बेटर है कि आपकी टाइम टू टाइम एक नोट रहे कि बच्चा क्या एक्टिविटीज इंटरनेट पे या टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहा है, सो दैट आपकी नॉलेज में रहे जो भी वो एप्स कर रहा है। बिकॉज एप्स को बंद करना आपके कंट्रोल में नहीं है। सो बेटर है कि आप इस चीज पे ही ध्यान दें कि वो जो भी ऐप एक्सेस कर रहे हैं उसकी स्टार्टिंग से ही आपकी नॉलेज में वो चीज हो, इंस्टेड आप अचानक से उसके मॉडरेट होने पे उस पर रिएक्ट करें। ठीक है अष्टम जी, क्योंकि आप बच्चों से घिरे रहते हैं और आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास के साथ रहते हैं, आप प्राइवेट बच्चों के साथ, प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों के साथ भी रहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के साथ भी रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो कि प्राइवेट स्कूल्स तक सीमित है या वो अब गवर्नमेंट स्कूल में भी आ रही है कोरोना के बाद? और आ रही है तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे या कि जो अंडर प्रिविलेज किड्स जिनको हम बोलते हैं उन तक पहुंच रही है अच्छे से? और पहुंच रही है तो क्या उनका कुछ अच्छा हो रहा है उससे? देखिए, मैं पहले दो चीज कहूंगा कि एक तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं अभी भी एक जो इंडिया और भारत की हम लोग बात करते हैं, वो डिवाइड जो है वो बहुत ही बड़ा करती जा रही है हर तरीके से। दूसरी चीज ये है, अगर हम इंडिया की बात करें यानी कि जो अर्बन भारत है, अगर हम लोग उसकी बात करें, वहां पर भी टेक्नोलॉजी एक बहुत जो मतलब कि ध्यान रखना चाहिए लोगों को, क्योंकि न्यूक्लियर पेरेंटिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए लोगों ने पेरेंटिंग का एक तरीके से रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया टेक्नोलॉजी। बच्चा रो रहा है, उसके सामने फोन रख दो कुछ देर के लिए। पर जैसे कि प्रीति जी भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को इस बारे में ज्यादा बता पाएंगे, जैसे कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्हें भी कहा था कि अर्ली एजेस के अंदर बच्चों के सामने स्क्रीन रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए वर्चुअल इमेज और फिजिकल इमेज के अंदर डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। आंखों के ऊपर स्ट्रेस बढ़ रहा है और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब आपका सवाल जो कि आपने पूछा कि भाई क्या नाम कि क्या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी ये चीज अवेल कर पा रहे हैं, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हम लोगों की हाउस हेल्प हैं, तो ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई और उनके घर में एक स्मार्टफोन था और पढ़ने वाले बच्चे हैं 3। 9th क्लास और उससे ऊपर की जो है, जो उसके नीचे तो चलो ठीक है, फिर आपकी ऑनलाइन क्लासेस की जगह व्हाट्सएप से लेसन्स आ गए और बहुत सारी चीजें हो गई। 9th क्लास एंड ऑनवर्ड्स 2 बच्चे हैं। अब वो अगर एक स्मार्टफोन है भी घर में, तो उसमें से कौन सा बच्चा पढ़ेगा? और एक बच्चा पढ़ेगा तो उसका मतलब एक बच्चा नहीं पढ़ेगा। और उसका मतलब दूसरी तरफ की अगर देखा जाए तो मतलब उन्हें अपनी सेविंग, जो कि ऑलरेडी कोरोना के टाइम में बहुत ज्यादा नीचे चली गई है, उसको तोड़कर एक स्मार्टफोन खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई और चारा ही नहीं है। क्योंकि मतलब हम लोगों के जो घर हैं आजकल वो फिलियो सेंट्रिक कहे जाते हैं, मतलब कि बच्चों के अराउंड घूमते हैं, तो वो चीज लेनी पड़ेगी। तो आप मतलब इसी एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छा समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है, पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि टेक्नोलॉजी के साथ हो जाते हैं। जैसे कि डेटा की अपनी लिमिट होती है, हर दिन आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। फोन की अपनी लिमिट है, महंगे फोन होते हैं, मल्टीमीडिया के जो फोन आते हैं। उसके अलावा जो है आप कितना जो है वो, चलो ठीक है, वो तो बच्चे इस्तेमाल करना सीख ही जाते हैं, पर ये 2-3 एस्पेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा लिमिट करते हैं और मतलब वो डिवाइड बढ़ाते जाते हैं। अष्टम जी, मुझे ये बताइए कि मैं एक्चुअली ये जानना चाहता हूँ कि जो कि गवर्नमेंट स्कूल के भी बच्चे हैं या प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे हैं, उनको टेक्नोलॉजी किस हद तक उनकी स्मार्टनेस में इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है? देखिए, मेरा जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो तो हम लोगों से कहीं आगे हैं, और उसके अलावा इवन मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल में भी जब जैसे मैं सेशन लेने गया हूँ, तो वो मेरे को ऐसे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में बता रहे होते हैं। बाई चांस मेरा एक सेशन मोटिवेशन के ऊपर हुआ कि सर आप तो उनकी तरह बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा वो कौन है, मुझे तो मालूम भी नहीं है, पर वो लोग सुन रहे हैं, मतलब कि वो लोग, उनके पास वो कंटेंट जो है वो जा रहा है। तो अगर मैं कहूंगा तो हाँ, डिवाइड है, एक बहुत बड़ा है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल का बच्चा है उसके हाथ में जब फोन आ जाता है, वो शायद दूसरी तीसरी क्लास में भी नहीं है,
उस वक्त थी। गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जो है उसके हाथ में थोड़ा सा लेट फोन आ रहा है 8वीं 9वीं में 10वीं में उस टाइम से। तो ये एक एज का आप जो है वो अंतर देख सकते हैं। और अकॉर्डिंगली क्योंकि डेटा भी उसी हिसाब से इस्तेमाल होता है, प्राइवेट स्कूल के बच्चे के पास, अगर मैं इफ्लुएंट प्राइवेट स्कूल्स की बात करूं तो उनके पास लिमिट नहीं है डेटा की, वो जो चाहे यूज कर सकते हैं, अपनी ऐप बनाए, अपने वीडियोस बनाए, अपना जो भी बनाए, अपना यूट्यूब चैनल और ये सब। तो बाकी वहीं पे जो है वो हम गवर्नमेंट स्कूल का देखें तो वहां पर ये था। पर जैसे कि आप देखो बहुत ही रिसेंटली जो टिकटॉक इतना ज्यादा राइज किया है इंडिया में, वो क्यों किया? उसके पीछे मेन रीजन ये था कि वो बहुत ज्यादा डेटा नहीं ले रहा था। देखिए उसमें आप एक मिनट की 2 मिनट की वीडियो आप तुरंत देख सकते हैं, इसीलिए वो जो है यूथ के अंदर बहुत ज्यादा वो फेमस हो गया था इसीलिए। तो ये कुछ अंतर हैं जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की, जो कि मेरे ऑब्जर्वेशन में आए। ठीक है टीना जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप टीचर भी है, मदर से हम टीचर पर शिफ्ट होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना ज्यादा स्मार्टनेस, जैसे कि मैंने अष्टम जी से भी पूछा, तो कितना ज्यादा स्मार्ट बना रही है वो आजकल के बच्चों को एज कम्पेयर टू 5 साल पहले, 10 साल पहले या 20 साल पहले के बच्चों से बात की जाए तो? प्रशांत जी डेफिनेटली बहुत स्मार्ट बना रही है बच्चों को। नॉट ओनली स्मार्ट, ये जल्दी बच्चे मैच्योर भी जल्दी हो रहे हैं। बिकॉज मैं प्रीति जी की बात को बिल्कुल कंसिडर करूंगी कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या मैटर नहीं देख रहे हैं, डेफिनेटली उस पर एक अंकुश होना बहुत जरूरी है। दैट इज डेफिनेटली ट्रू कि एक अंकुश होना उस पर बहुत जरूरी है, कि बच्चों का एक ट्रैक रखना जरूरी है कि क्या देख रहे हैं। तो डेफिनेटली स्मार्ट तो बन रहे हैं, बट हमें एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, आई थिंक हमें उनसे एक स्टेप आगे थोड़ा सा स्मार्ट और होना है। अब एक उदाहरण देना चाहूंगी यहाँ पर। कल ही मैं अपने एक बच्चे से बात कर रही थी कि भाई बेटा तुम्हारा पीछे से बैकग्राउंड बहुत बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल ब्लर स्क्रीन कर दी तुमने, बैकग्राउंड सिर्फ तुम अच्छे से दिख रहे हो। तो उसने सारा कुछ दिखाया, समझाया, उसने बताया कि इससे आप फ्रीज कर सकते हो अपनी स्क्रीन को। बच्चे ने बहुत अच्छे से, मतलब लिटरली उसने स्क्रीन शेयर की मेरे साथ क्लास में और सारा समझाया कैसे स्क्रीन फ्रीज की जाती है, कैसे किस ऐप को कैसे यूज किया जाता है। तो डेफिनेटली स्मार्ट हो रहे हैं, पर हमें एक स्टेप उनसे ज्यादा स्मार्ट होकर उनकी स्मार्टनेस पे एक ट्रैक रखना है। बट स्मार्टनेस उनकी जो है वो डेफिनेटली, अब आप लोग सभी अग्री करेंगे मेरे साथ, हमारे साथ इतने अनुभवी सब व्यक्ति बैठे हैं कि जो IQ लेवल है वो हर 10 इयर्स में वो इंक्रीज होता जा रहा है। द जनरेशन दे आर डेफिनेटली बिकमिंग स्मार्टर डे बाय डे। यही मेरा आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो नई टेक्नोलॉजी है वो बच्चों को सीखनी जरूरी है? आप एज ए टीचर भी बता सकती है, एज ए मदर भी बता सकती है, तो आपको जैसा ठीक लगे वैसे आप जवाब दे सकती हैं। नहीं, एज ए टीचर और एज ए मदर मैं दोनों ही बताऊंगी, क्योंकि मदर जो है वो मदर घर में है, पर जो टीचर है वो मदर स्कूल में है। तो स्कूल में आप दो रोल्स निभा रहे हो, सो कॉल्ड, कि आप टीचर हो साथ में वो, क्योंकि बच्चे आपके साथ इतना टाइम स्पेंड करते हो, तो आप उनके लिए एक मदर की तरह भी हो, एक मदरली फिगर भी हो। ठीक है, तो नई टेक्नोलॉजी डेफिनेटली सीखनी जरूरी है टू कीप अ पेस विद द टाइम। मतलब आप जिस लेवल से हमारी इतना इम्प्रूवमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजिकली, ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, सो टू बी एट अ पेस विद टाइम यू हैव टू लर्न दैट टेक्नोलॉजी। एंड हमारे जैसे टीचर्स को या पेरेंट्स को, हम जो हमारा एज ग्रुप है, ये हमसे पहले जो एज ग्रुप है, हमें अनलर्न करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारा एक सेट पैटर्न है कि हमें ऐसे ही लर्न करना सिखाया गया और हमें ऐसे ही लर्न करना है। तो हमें वो माइंड से उसको अनलर्न करके एक नया तरीका लर्न करने का जरूर सीखना की जरूरत है इस समय। और बच्चों के ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए टेक्नोलॉजी के साथ हैंड ऑन हैंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सोचें कि बच्चे बस अब हम उनको रटा दें, तो ये अब लाइफ नहीं रही है वो। क्योंकि अब जो, अगर आप NEP की भी बात करें तो इट इज मोर ऑन द बेसिस ऑफ स्किल बेस्ड लर्निंग। तो अब बच्चे की स्किल कैसे डेवलप होगी? बच्चे की स्किल ऐसे ही डेवलप होगी जब वो हर तरह की, हर नई चीज, हर नई टेक्नोलॉजी को अपने अंदर इनकलकेट करेगा। नहीं तो फिर वही क्रैमिंग बुक्स, दे आर रेडी विद दैट। So that's the thing. कि बच्चों के साइकोलॉजी में भी काफी दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी, आपको भी ऐसा क्यों लगता है कि बहुत जरूरी है आज की टेक्नोलॉजी को बच्चों की साइकोलॉजी को भी बेहतर करने के लिए? एक बहुत लेमैन स्टेटमेंट है, इस जमाने के साथ चलना जरूरी है वरना पीछे रह जाएंगे।
सो अगर मोबाइल यूज करने से किसी के साथ कोई इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्हें नुकसान हुआ है, सो उस चीज को छोड़ देना सोल्यूशन नहीं है, इंस्टेड उसके बारे में सीख लेना ज्यादा अच्छा है, सो दैट उसके लिए हम दूसरों को बता सके कि जो नुकसान उन्हें हुआ जिस वजह से, वो वजह कोई दोबारा रिपीट ना हो पाए। सो इन्फॉर्मेशन हमेशा ही होनी चाहिए, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन के साथ रहना बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे नेताजी की बात ठीक लगी, आईक्यू लेवल पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, दैट टू पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। आईक्यू लेवल से मेरा मतलब है कि जब हम टास्क की बात करते हैं, सो बहुत सारे ब्रेन एक्सरसाइजेस ऑफलाइन मोड के थ्रू टीचर्स करवाते हैं, इवन साइकोलॉजिस्ट करवाते हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड हो जाता है, एक लिमिटेड टाइम स्पैन में। इट वुड बी ग्रेट अगर हम लोग बच्चों को एनकरेज करें कि वो कार रेसिंग गेम्स की बजाय ब्रेन टीजर्स गेम्स अगर ऑनलाइन करें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उस तरह से उनके ब्रेन पे जो इम्पैक्ट है उसमें उनकी क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। इवन जो बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, ड्रॉबैक्स तो सबको पता है, लेकिन पॉजिटिव ये हो जाता है कि क्विक डिसीजंस बनाते हैं वो उस टाइम पे, उस चीज से एस्केप करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए। अगर हम इन्हें रियल लाइफ में सिखाना चाहें तो वो उतना इजी नहीं हो पाता जितना इजीली वो उन गेम्स के थ्रू सीख लेते हैं। सो इस तरह के स्किल्स में ऑनलाइन बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। हम और भी चीजें हैं, लाइक बहुत सारे गेम्स और एप्लीकेशंस में मेमोरी गेम्स होते हैं, अटेंशन गेम्स होते हैं, विजुअल गेम्स भी होते हैं। आई अग्री, आपकी बच्चों की आई साइट पे बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन ये कॉन्सिक्वेंसेस तब होते हैं जब वो चीज की यूसेज एक्सट्रीम लेवल पे हो। सो हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी चीज है उनमें हाउ, व्हेन, व्हाट, ये सब चीजों के लिए क्वेश्चन मार्क जरूरी है इंस्टेड ऑफ गुड और बैड, क्योंकि हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट हमारे सामने हैं, लेकिन हम यूजुअली नेगेटिव ज्यादा आपस में डिस्कस करते हैं। बच्चों की आंख खराब हो जाएगी, उनकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। हम बहुत सारे बच्चों का जिसमें अटेंशन का प्रॉब्लम हो जाता है, दे कैन लीड टू साइकियाट्रिक इलनेस एज वेल, लाइक एडीएचडी, और ऑटिस्टिक बच्चा हो जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स अग्री होती हैं, इवन आपकी मेमोरी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन ये तो हम सब ही डिस्कस करते हैं, लेकिन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आई बिलीव शायद ज्यादा है। और पॉजिटिव इम्पैक्ट में हम ऑनलाइन बुक्स की बात कर सकते हैं, जो कि एक लिमिटेड सोर्स है कि हम लाइब्रेरी जाएं, अपना टाइम वहां दें, और लिमिटेड टाइम स्पेन में कितनी नॉलेज आप इनटेक कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन मोड के थ्रू हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। और हम बस, मेरा एक मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम छोटे बच्चों को ये कह सकते हैं कि वो जितनी ज्यादा कार रेसिंग एंड वीडियो गेम्स खेलते हैं, उनमें ब्रेन डेवलप गेम्स भी ऐड कर सकता है, उनकी कॉग्निशन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट करे। ठीक है, एक पॉजिटिव पॉइंट से मैं दूसरे पॉजिटिव पॉइंट पर आता हूँ। अष्टम जी, आपके बहुत सारे मैं जो लिंक्स देख रहा था उस पर आपने बहुत सारे बच्चों की जो स्किल्स थी, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, वो ऑनलाइन चैनल्स पर डाली थी। तो आपको क्या लगता है कि ये ऑनलाइन चैनल्स पर डालना या इस तरीके की स्किल्स बच्चों की डेवलप कराना, तो ये प्लेटफॉर्म कितना जरूरी है और कितना सही भी है? क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि नेगेटिविटी की तो बात सभी कर ही लेते हैं, पर एक पॉजिटिविटी भी इसके थ्रू चल रही है। देखिए, इसमें ना एक बहुत बड़ी चीज है कि हम अगर आप पीछे देखें तो एक डेमोक्रेटाइजेशन जब भी किसी चीज का हुआ है उससे लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। जैसे कि गूगल जब आया, दैट वाज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब आपके पास यूट्यूब आया तो वो था डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वीडियो, कि कोई भी वीडियो अपने आप देख सकता है। उसी तरीके से अब जो है वो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आ रहा है धीरे धीरे, जिससे कि अगर मैं, मतलब कि एक स्पेस जो है वो बहुत ही ज्यादा जो कॉम्पैक्ट होने लग गया है। मतलब कि है कि अगर मैं यहाँ पर भी बैठा हुआ हूं, अगर मैं यूनिवर्सिटीज की भी बात करूं, तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करवा ही रहे हैं तो फिर आप किसी भी अच्छे प्रोफेसर से करवाइए, क्या फर्क पड़ता है? हमारा ही मतलब कि भले ही वो अब चाहे वो इंग्लैंड में बैठा हो, यूएस में बैठा हो, रशिया में बैठा हो, या फिर हिंदुस्तान के ही किसी कोने में बैठा हो, तो पहले एक स्पेस कॉन्स्ट्रेंट था जो कि चला गया है। अगर हम ऑनलाइन टैलेंट को देखने के लिए, इसको दोनों तरीके से देखा जा सकता है। पहली बात तो लर्निंग, कि बच्चा कहीं से भी सीख पा रहा है, और दूसरी चीज है शोकेस करना अपने टैलेंट को, कि वो कहीं भी अपना टैलेंट शोकेस कर पा रहा है। वरना जो छोटे छोटे इलाके हैं हमारे देश के, वहां से टैलेंट आगे निकलने में ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। पर अगर हम ऑनलाइन सुविधाओं का इस्तेमाल करें तो फिर वही चीजें बहुत ही आसानी से
जो है वो आगे बढ़ पाती है। और एक मैं यहाँ पे एड ऑन देना चाहूंगा, जैसे कि प्रीति जी ने जो चीज कही है कि बहुत सारी एक्सरसाइजेस, जो बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं जो कि आपके पर्टिकुलर मेंटल स्किल्स को फोकस करती हैं, जैसे कि मेमोराइजेशन, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि स्ट्रेटेजाइजिंग, जैसे कि इवैल्यूएशन, जैसे कि सिंथेसाइजिंग, क्रिएटिविटी। तो इस तरीके से भी, क्योंकि मेरी जब भी बातचीत होती है बच्चों से, तो मैं भी जो प्ले स्टोर है या फिर बाकी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आई कीप चेकिंग देम कि अच्छा ठीक है, कुछ ऐसी चीज आई है जो कि बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें कुछ ऐसी कई ऐसी गेम्स है जो कि क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करने में, एनालिसिस को बढ़ाने में, मेमोराइज जो है वो बेहतर करने में, इन सब चीजों के अंदर आपको हेल्प करती हैं। तो ऐसी मतलब देयर आर मेनी थिंग्स, मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट इज अ वेरी ह्यूज वर्ल्ड विच इज देयर। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसके किस जो है वो अच्छी चीज को देख रहे हैं। और बाकी मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि टू कीप ए चेक इज वेरी नेसेसरी, पर बच्चे जो कि, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बोला कि बच्चे अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को हेल्प कर रहे हैं कि जूम ऐप कैसे चलाई जाए या ये वाली डिजिटल ऐप किस चलाई जाए, कैसे चलाई जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये एक पॉजिटिव साइन है कि हमारे आने वाली जो ब्रीड है इट इज गोइंग टू बी वेरी स्मार्ट? देखो सर, बहुत सिंपल सी बात है। आपको याद होगा कि जब हम लोग छोटे थे तो वो हाथ से खेलने वाला वीडियो गेम आया था जो हमारे पेरेंट्स के टाइम में नहीं था, राइट? तो जब हम लोग उसे खेलते थे हमारे पेरेंट्स को लगता था अरे ये तो बटन दबाते दबाते पता नहीं क्या ही करता रहता है। वो उतनी स्पीड से नहीं कर पाते। इसके पीछे रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि जैसे जैसे आपकी एज आगे बढ़ती जाती है, आपके लॉजिक के जो पैटर्न्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं। इसीलिए आपके लिए अनलर्न करना जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक बच्चे में सबसे अच्छी बात यह है वो डरता नहीं है इतना ज्यादा नई चीजों से। वो सॉकेट के अंदर भी हाथ डाल देता है, कहता है कि इसके अंदर क्या है मुझे तो देखना है, राइट? बिकॉज द क्यूरियोसिटी इज वेरी हाई इन द माइंड। तो वो कि नई चीजों को देखना, नई चीजों से डरना नहीं, नई चीजों से सीखना, वो वैल्यू, वो जो थिंकिंग सिस्टम है वो बच्चे में बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी उतनी नई जनरेशन ज्यादा बेहतर बनती जाएगी उसके साथ, क्योंकि वही सीखने का सबसे सही वक्त है इंसान के लिए, 12 से 15 साल तक की उम्र। टीना जी, आपका जब मैंने पूछा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे प्लीज अपने बारे में बताइए, तो टीना जी ने मुझे बोला कि आई वांट टू लर्न, दैट्स हु आई एम। तो मैम, आपको क्या लगता है कि आप तो सीख ही रहे हैं, पर आपके बच्चे आपसे ज्यादा सीख रहे हैं डिजिटल के बारे में, अगर हम बात करा जाए डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में? डेफिनेटली मैं इस बात में बोलने से, ये बताने से पहले एक और कुछ छोटा सा बोलना चाहूंगी। अष्टम जी की बात पे मैं सहमत होते हुए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो ऑनलाइन लर्निंग है ये एक्चुअली हमें वासुदेव कुटुंबकम की तरफ लेके जा रही है, जहां पे कोई बैरिकेड नहीं है, जहां पे कोई बैरियर नहीं है टू लर्न फ्रॉम एनीवेयर। क्योंकि असली मायनों में वासुदेव कुटुंबकम हम अब फॉलो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन लर्निंग पैटर्न। अब कमिंग टू योर क्वेश्चन, आपने मुझसे पूछा कि भाई बच्चे कुछ लर्न कर रहे हैं, ज्यादा लर्न कर रहे हैं। डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग न्यू, लर्निंग एवरी कॉन्सेप्ट, अप्लाइंग इट, एप्लीकेशन बहुत बड़ी चीज है। लर्न तो हर कोई कर लेता है, बट एप्लीकेशन उसकी जो है एग्जैक्ट राइट एप्लीकेशन राइट प्लेस में करना बहुत जरूरी है। लर्निंग तभी एप्लीकेबल है जब हम उसको अप्लाई करना जान पाए। अगर हमने उसको सही टाइम पे सही समय अप्लाई कर लिया तो सही मायने में आपकी लर्निंग कारागार है, राइट? तो दिस वे बच्चे बहुत लर्न कर रहे हैं। क्या लर्न कर रहे हैं कि उसको, उनको जो नॉलेज जो आ गई है, टेक्नोलॉजी, जो न्यू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, वो उनको अप्लाई कब, कहाँ, कैसे करनी है, कितनी करनी है, वो भी उनको पता है। तो डेफिनेटली लर्निंग तो है ही है, और ये जो लर्निंग है एक बहुत पॉजिटिव नोट के साथ आगे बढ़ रही है। व्हाई? बिकॉज इट इज एक्चुअली ब्रिंगिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, जो हमारा सालों पुराना एक चला आ रहा है कहावत, तो वो अब फॉलो अप हो रही है, और अब कोई बैरिकेड्स को सबको हम रिमूव कर रहे हैं बीच में से। ठीक है, पूरी पृथ्वी एक परिवार, बेसिकली वासुदेव कुटुंबकम का मतलब यही होता है, अर्थ इज आवर फैमिली। तो बहुत सारी बातों का जवाब मिला मुझे, शायद बहुत सारी बातों का जवाब मैं अभी भी ढूंढ रहा हूं, पर आज हमें ये अपना पैनल डिस्कशन यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। मैं इसको डिबेट नहीं बोलूंगा क्योंकि हमने डिस्कशन किया है बहुत अच्छा। अष्टम जी, टीना जी, प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे जुड़े और हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद।